अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ये सलमान हैदर शेख। उनके हवाले से मैं बताती चलूँ, ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ही इज करेंटली वर्किंग एज सीईओ ऑफ द आईक्यू कैपिटल। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हाउ आर यू? वेरी वेल जी, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लास्ट वीक की मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं। हमने देखा जो है वो लास्ट वीक जो है वो मार्केट ने 75,000 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा और रोज जो है वो मार्केट जो है वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना रही है। तो क्या इकोनॉमिकली भी चीजें जो है वो इसी तरीके से बेहतर हो रही हैं या सिर्फ मार्केट में हम जो है ये करेक्शन जो है वो डेली देख रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। स्टॉक मार्केट इन इटसेल्फ एक लीडिंग इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी में जब बेहतरी नजर आने की उम्मीद होती है या मूविंग फॉरवर्ड 6 मंथ्स 12 मंथ्स फॉरवर्ड लुकिंग आपको डेटा या नंबर्स बेहतर नजर आते हैं, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहले इन्वेस्ट करते हैं एंड स्मार्ट मनी गोज इनटू दीज इन्वेस्टमेंट्स। तो स्टॉक मार्केट आपको बेहतर नजर आती है। अब लेकिन आपको ये देखना जरूर पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी या जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 4-5 साल पहले, वो बिटवीन 80 और 100 बिलियन डॉलर्स की थी। और क्या वो आज उससे ऊपर है? तो तभी लोगों ने रियल पैसा कमाया होगा, वरना तो नहीं कमाया होगा। तो 4-5 साल पहले ये वैल्यूएशन थी, और आज अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बिटवीन 30 और 40 बिलियन डॉलर्स है, तो इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने मोर देन 50% अपनी जो पैसे हैं वो इन रियल टर्म्स लूज किए। तो स्टॉक मार्केट का रियल टाइम जो लॉसेस हैं वो तो रियल टाइम लॉसेस हैं। ये हाई बनाना या इंडेक्स का हाई बनाना का ये मतलब नहीं है कि तमाम कंपनीज में, तमाम पोर्टफोलियोज में प्रॉफिट्स हैं। तो आप 5 साल के प्रॉफिट्स उठा के देखिएगा स्टॉक मार्केट फंड्स के, तो वो आपको उनके एवरेज निकाल लीजिएगा, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो फिक्स इनकम फंड्स हैं उनका अगर आप एवरेज निकाल लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेहतर जो एसेट क्लास है पिछले 4-5 सालों में वो क्या रही है। सही। सर, हुकूमत की अगर बात करें तो हमने देखा हुकूमत से जो है वो आईएमएफ से जो है वो एक नया आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो नेगोशिएट कर रही है। तो हुकूमत जिसमें आईएमएफ ने कुछ शराइत रखी हैं और वो शराइत जो है वो काफी सख्त हैं, हम जो देख रहे हैं। तो आने वाला जो बजट है, तो आपको क्या लग रहा है ये एक नया महंगाई का तूफान जो है वो लाएगा या महंगाई में कुछ जो है वो आप देख रहे हैं कि कमी होगी? तो इस हवाले से आपका क्या व्यू है? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक है, आप इन्फ्लेशन का डेटा उठाइएगा, इंडिया का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का और नेबरिंग कंट्रीज का पिछले 3 सालों का। यू वुड रियलाइज कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट है रीजन के अंदर, और बहुत बड़े मार्जिन से हाईएस्ट है। अगर चाइना का देख लीजिए, चाइना चलिए एक डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन जब भी हमें बताया जाता है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत हाई हो गई हैं और एनर्जी क्राइसिस आ गया है और ये तमाम जो चीजें हैं, एक कमोडिटीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो इस वजह से पाकिस्तान में ये हुआ। आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली रीजन। अगर आप इन्फ्लेशन इंडिया में देखिएगा तो 3.5% से लेके और 6.5 के दरमियान पिछले 2-3 सालों में रही है। इसी तरह रीजन में देखिएगा, चाइना में अभी 1.25%, 1.25 to 1.5% इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन का 40% पे जाना और इन्फ्लेशन का 29 पे जाना, अभी 21% पे होना, इज वे टू हाई। इसमें हमारे अपने इश्यूज हैं। देखिए, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारे खर्चे हैं और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये तमाम चीजें कपल करती हैं एनर्जी क्राइसिस के अंदर। जो हमारी पॉलिसीज आई हैं पिछले 10-20 सालों के अंदर, हाईएस्ट एंड के अंदर, फिर आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, एक तो आपका डेफिसिट है उसको फिल करने के लिए आपको पैसे प्रिंट करने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, जो आपने एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं, तो वो तो खुद ही इन्फ्लेशन आपने की है मुल्क के अंदर। ठीक है, उसकी रीजंस आपकी वो पिछले 15-20 साल की पॉलिसीज थी, जो आपने पावर प्लांट्स लगाए, जिनको पैसे दिए, जिनको डॉलर्स में पेमेंट्स दी, कैपेसिटी पेमेंट्स दी। उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। आपका जो खर्चा है वो आपके रेवेन्यूज के मुताबिक नहीं था, ना ही है, और उसी वजह से डिवैल्यूएशन हुई।
तो वो महंगाई के ऊपर महंगाई तो आप आपने खुद की, आपको सबसे पहले खर्चा कम करना है इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए। आईएमएफ की तरफ देखने का कोई कोई इसका कोई फायदा नहीं है। वाई शुड एनीवन पाकिस्तान के बाहर से कोई भी एंटिटी आए या कोई इंडिविजुअल आए या कंपनी आए या इदारा आए या वर्ल्ड बैंक आए या वो आके आपको ठीक करे, क्यों करे? क्या 25 करोड़ अवाम के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं? क्या बिल्कुल। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है? क्या हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं होनी चाहिए? अभी भी हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं है, अभी भी हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे, हमारा जो डेफिसिट्स हैं वो अभी भी बहुत हाई है, हमारा इंटरेस्ट रेट इतने हाई इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? कौन सा सर्विस सेक्टर बोरो कर सकता है? तो ये तमाम मसाइल हैं, ये कपल्ड इनटू वन हैं, और ये पॉलिसीज ठीक होंगी आज से तो अगले 10-15 साल में ये हम कहीं पे पहुंचेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो तमाम भी हम बातें सुनते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, ये हम लोग ये हम कोई नया फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई नई चीजें हो जाएंगी, ऑन ग्राउंड तो ये चीजें नजर नहीं आ रही, इसका खर्चा कम होता ही नजर नहीं आ रहा। आपका जो पेंशन का जो सालाना जो सिर्फ पेमेंट है फेडरल पेंशन की, वो 800 बिलियन रुपए क्रॉस कर चुकी है, उसका कोई फंड मौजूद ही नहीं है जो वो पेंशन पे करें आप। तो हम पिछले 30 साल से क्या कर रहे थे? इसी तरह जो एनर्जी प्लांट्स को पेमेंट्स हैं वो 1800 अरब रुपए साल पे पहुंच चुकी। तो ये तमाम चीजें हम इसको ठीक करने के लिए एनर्जी पॉलिसी हंगामी बुनियादों पे ठीक करनी होगी, और ये तमाम चीजें हमें 10-15 साल पहले करनी थी। इन एनी केस, अभी जो आपका इन्फ्लेशन का पॉइंट है उसी पे मैं वापस आता हूँ। ये इन्फ्लेशन कम तब होगी, अभी अभी एक और चीज जो कि तमाम लोगों को समझने की जरूरत है, अगर इन्फ्लेशन पिछले साल 25% थी तो जो कीमतें बढ़ी हैं ऑन एवरेज वो 25% से बढ़ी हैं। अगले साल अगर ये 15 हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतों में कमी हो गई है, सिर्फ ये मतलब है कि जो महंगाई की रफ्तार है वो 25 के बजाय 15 हो गई है। जो चीज 10 रुपए से 12.5 की हुई है वो 14 रुपए की हो जाएगी। तो महंगाई तो हो रही है, एंड पिछले 3 सालों में तकरीबन 100% से जो रिटेल चीजों की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो पॉवर्टी लेवल के नीचे 11 करोड़ लोग चले गए हैं। दिस इज अ मेजर इशू विद द कंट्री, और इसको आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा हंगामी बुनियादों पे हमें कॉस्ट कटिंग की जरूरत है। उसके बाद ये चीजें हम स्टार्ट कर सकेंगे, फिस्कल स्पेस डेवलप होना शुरू होगी, हमारे खर्चे बहुत है। तो सर, इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, तो आपको क्या लग रहा है कितने % चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 1-8 साल में नीचे आएगा? जी, मैं दोबारा उसी पे आता हूँ। क्या हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए? क्या मुल्क ठीक करना है, या शॉर्ट टर्म में ये दिखाना है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, लैंडिंग बढ़ गई है, बैंकिंग के अंदर लोन्स बढ़ गए हैं, और इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, तो कुछ नौकरियां प्रोड्यूस हो गई हैं, वो फिर साल 2 साल 3 साल चलेगा और फिर यही होगा। तो इंटरेस्ट रेट तो नीचे आएगा। देखिए, अगर 25, 29, 30% की इन्फ्लेशन अब अगर 15-16 पे आ जाएगी, अगर आ जाएगी, क्योंकि अभी भी आईएमएफ की एक शर्त है कि बिजली की प्राइस मजीद बढ़ाई जाए और 18% से बढ़ाई जाए। तो 18% से अगर आप बिजली की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन तो रहेगी ऊपर। तो अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड 15 या 16 पे आ जाए तो आपके पास फिस्कल स्पेस तो आ जाती है 5-6% इंटरेस्ट रेट को घटाने की। 5 से 6% इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो वैसे ही जो मनी सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, उससे अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन जरूर होगी। शॉर्ट टर्म के अंदर ये सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जब तक वो नहीं हम ठीक करेंगे तो ये ऐसे ही चलेगा, साइकिल ही चलेगा, जो कि हम पिछले 30-40-50 सालों से देखते आ रहे हैं। अच्छा सर, ये जो मार्केट जो चल रही है, तो सर ये बजट से पहले करेक्ट कर सकती है? आपको क्या लगता है, या बजट में जो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट लगाएगी तो उसका इम्पैक्ट कौन से सेक्टर्स पर ज्यादा पड़ सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं या कंपनीज होती है, इनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी होती है, उनका एक मल्टीपल होता है, उस मल्टीपल पे वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी भी बहुत अच्छी कंपनीज, बहुत अच्छी अर्निंग्स वाली कंपनीज 3 या 4 या 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, जो कि हिस्टोरिकली 8, 9, 10 के मल्टीपल पे ट्रेड करती थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपनियां अभी भी अपनी प्राइस से कम पे ट्रेड कर रही हैं, उनमें बहुत गेन्स के चांसेस हैं आगे इन द नेक्स्ट ईयर और 2 years। अब सिर्फ ये देखना है कि उनकी अर्निंग सस्टेनेबल
ग्रोथ उनकी रहेगी या नहीं रहेगी, पर अगर वो रहेगी तो स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन तमाम लोगों के लिए नहीं। ये एक ऐसी मार्केट है जिसको अगर एक्सपर्ट्स के थ्रू आप अप्रोच करेंगे तो बेहतर रहेगा। इंडिविजुअल्स के लिए ये खाली कहना, किसी के कहने पे ही देखना कि स्टॉक कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दैट इज नॉट समथिंग जो कि एक इंडिविजुअल को देखना चाहिए। एक अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन के अंदर 3 साल 5 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन सेविंग्स, अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स, अपनी फैमिली की के लिए को आपने घर खरीदना है फ्यूचर में, तो कुछ पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो का 10 20 30 40% डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल्स की, फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर टर्म अप्रोच के बगैर अगर करेंगे तो जो हमने स्विंग्स देखे हैं स्टॉक मार्केट में, अप्स एंड डाउन्स, उसमें बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हो गए। जैसे मैंने अभी बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन ही कम है, तो पिछले 5 सालों में तो 50% तो लॉस ही है रियल टर्म्स में अगर आप देखें। तो ये इसको बड़े एहतियात से देखना चाहिए। पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए एक्सपर्ट के पास जरूर जाना चाहिए। बजट की आपने बात की, सॉरी, बजट के अंदर देखें, बजट के अंदर टैक्सेस तो लगेंगे। गवर्नमेंट को 9,000 अरब के टैक्स कलेक्शन से 12,000 अरब पे जाना है। अगेन अपने खर्चे भी उसी तरह बढ़ाएंगे तो ये फिस्कल स्पेस तो डेवलप नहीं होगी, अपनी एनर्जी क्राइसिस नहीं जाएगा। ये तमाम चीजों को ठीक करने की जरूरत है। हंगामी बुनियादों पे जो हमारे बड़े मसाइल हैं, जो 1-1 हजार 2-2 हजार अरब रुपए के मसाइल हैं, जो सेल्फ क्रिएटेड है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर किसी का और का हाथ नहीं है। ये जो हम सुनते हैं कि ये बाहर से हमारे पे प्रेशर है, और ये प्रेशर्स वो पॉलिटिकल होंगे, तो वो फिस्कल प्रेशर्स कैसे हो गए? ये तो हमारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ये प्लांट्स जो हमने इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगाए, तो हमने खुद लगाए। क्या हम ग्रीन एनर्जी पे नहीं जा सकते थे? क्या हमारे यहाँ सूरज या विंड कॉरिडोर या वाटर रिसोर्सेज नहीं है? क्या डैम्स नहीं बन सकते थे पहले? तमाम चीजें सबको मालूम है। इसमें मेजर एफर्ट की जरूरत है। और जो भी आपके पास अमाउंट होता है, जब आप एक कंपनी चलाते हैं या एक घर भी चलाते हैं, उस अमाउंट को आप सबसे स्मार्टली आप इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे पहले जब आपकी आमदन कम होती है और आपके अखराजात ज्यादा होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अखराजात कम करते हैं। सो फिस्कल स्पेस डेवलप होगी। सही बात है सर, सिर्फ एफर्ट्स की जरूरत है। अच्छा सर, मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें तो जून में जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आ रही है, उसके हवाले से जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या हम रेट कट होता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि ग्लोबली दुनिया भर में बैंक्स जो है वो अभी मोहतात हैं कि कोई भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करते हुए अभी हमें नहीं दिख रहा। तो अभी तक हमने अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से भी कोई रेट कट होते हुए नहीं देखा। तो क्या आपको लगता है अमेरिका में जो ये इंटरेस्ट रेट कट होने से पहले यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रेट कट बन सकता है? जी देखिए, एक आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रही हैं, जो कि बहुत ही क्लोजली वेल निटेड इकोनॉमी है। अमेरिका में मैंने चूंकि 15 साल में रहा, 10 साल मैंने वॉल स्ट्रीट पे काम किया न्यूयॉर्क में, बिफोर आई केम बैक टू पाकिस्तान। मैंने 2 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज CEO हेड की हैं पिछले 16 सालों में। तो ये तमाम रिसर्च तो हम करते थे। उस अमेरिकन इकोनॉमी का पाकिस्तानी इकोनॉमी से कंपैरिजन बनता नहीं है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। उनके यहाँ इकोनॉमी बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड, बहुत क्लोजली नेटेड है। अगर वो 0.25% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाते या घटाते हैं, तो उसका रियल इम्पैक्ट आपको रियल इकोनॉमी के अंदर विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स नजर आ जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ग्रे इकोनॉमी भी है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट के कट होने के बाद कुशंस हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जो कि उसको रियल इम्पैक्ट उसके आने में बहुत टाइम लग जाता है। और कई दफा डिमांड लेड चीजें होती हैं, और वो आपको, या सप्लाई लेड होती है, वो आप खाली इंटरेस्ट रेट्स को मूव करने से हमारे यहाँ आप इकोनॉमी को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। ये डिबेट पिछले 20 साल से चल रही है। नाउ हैविंग सेड दैट, फिस्कल स्पेस मिलेगी। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहा है या जो फेडरल रिजर्व कर रहा है इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर, वो उनके यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4-5, 5.5% के अराउंड है। उनके इंटरेस्ट रेट्स भी 5-5.5% के ही अराउंड है। उनके एवरेज इंटरेस्ट रेट्स अगर आप देखें पिछले 30 सालों में, तो वो 2-2.5-3% के दरमियान रहते हैं, और कभी कभी नीचे रेट पे भी आ जाते हैं, और ऊपर 4 से 5 तक जाते हैं। तो दिस इज हाउ दे मैनेज देयर इकोनॉमी। हमारे यहाँ ये साइकिल बहुत बड़ा है, 6% से लेके और 22% के दरमियान में। तो इंटरेस्ट रेट्स ऑन एवरेज हमारे यहाँ 10% से ऊपर ही रहते हैं ऑन एवरेज। तो वो
बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है। तो हमारे यहाँ स्पेस अभी अवेलेबल होगी, 5-6% से इंटरेस्ट रेट गिरने चाहिए, नेक्स्ट आई वुड से 12 to 16 months। लेकिन उसका बहुत ज्यादा दारोमदार है आपके दो चीजों पे, एक आपका ऑयल प्राइसेस, उसके साथ साथ आपका ट्रेड डेफिसिट, और जो कि फिस्कल के अंदर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, और उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और साथ साथ जो आपका जो प्राइसेस IMF पैकेज के अंदर जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, वो तमाम चीजें जब आप बढ़ाएंगे या आपको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे या और चीजें करेंगे, तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है, तो फिर स्पेस कम हो जाएगी, तो उस तेजी से इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हमारी वैसे भी अगले साल की फोरकास्ट 2 से 3% के दरमियान ग्रोथ की है, जो कि एक इमर्जिंग मार्केट के लिए कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। हमारी पिछले ग्रोथ 0 रही है, तो ये हमें 6 से 8% ग्रोथ की तरफ जाना है इस मुल्क को। इसकी जो 100 मिलियन यूथ है, उनकी जॉब क्रिएशन करने के लिए हमें 6 से 8% पे कंसिस्टेंटली इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। मैं एक अच्छा फिगर दे दूं सब लोगों को, ताकि पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ी सी बात हो जाए। तकरीबन 35-40 साल पहले की अगर हम बात करें, तो चाइना की इकोनॉमी जो GDP थी वो $370 बिलियन के करीब थी। हमारी आज की GDP $370 बिलियन के करीब है। चाइना के जो रिजर्व थे उस वक्त, डॉलर के रिजर्व थे बहुत कम थे, 2-2.5 बिलियन डॉलर्स के थे। हमारे भी 8-9 बिलियन डॉलर्स के दरमियान है। हम अगर, और चाइना ने पिछले 40 सालों में उस इकोनॉमी को $370 बिलियन को उठा के $17.5 ट्रिलियन पे कन्वर्ट किया, और आबादी भी ज्यादा थी, आबादी वॉज एन इशू। उन्होंने उसको पॉजिटिविटी अपनी स्ट्रेंथ बनाई, पॉजिटिवली अपनी स्ट्रेंथ बना के, और उस तो एक प्लान बना के एक मुल्क को डेवलप किया। 3 से 4 डेकेड्स, 25, 30, 35 साल किसी भी कौम के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं होता। अगर एक कौम डेवलप करनी है, एक मुल्क डेवलप करना है, उसको इस दुनिया के अंदर किसी मुकाम पे लेके जाना है, तो इट कैन बी डन एज लॉन्ग एज वी हैव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है, तो आई एम सॉरी, ये 3 साल बाद हम यहीं खड़े हो। सही सर, उस सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि इस ऑटो सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इस रैली में, और मार्केट को जो है वो काफी लीड कर रहा है। तो जिसमें सबसे पहले हम PSMC है और साजगार है, इन्होंने जो है वो टॉप परफॉर्मेंस रही इन दोनों की। और हम अब देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स भी जो है वो, ऑल्दो उनके रिजल्ट्स जो है वो कोई अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। तो आप किस तरह देख रहे हैं, आपने जो है वो किस तरह काम किया इस रैली में, और क्या ये मैनिपुलेशन है या आगे जो है वो हम यही मोमेंटम देखेंगे? देखिए, एक बात जो हमारी मार्केट के बारे में अक्सर कही जाती है कि एक मैनिपुलेटेड मार्केट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनिपुलेशन दुनिया की हर मार्केट में, हर इंडस्ट्री में होती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैनिपुलेशन नहीं होती। ना उसका रेगुलेटर का काम है कि उस मैनिपुलेशन को रोके और उसका सद्भाव करे, रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे और लोगों को पकड़े। नाउ हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द ऑटो सेक्टर, एक चीज में मेरा हमेशा सवाल होता था अपने एनालिस्ट से या इन्वेस्टमेंट टीम से, अगर एक चीज 100 रुपए से गिरे और वो 20 रुपए पे आ जाए और उसके बाद वो 40 पे चली जाए वापस, तो क्या ये ग्रोथ है? आप उसकी एवरेज ग्रोथ लेंगे, ठीक है, आप उसको देखेंगे तो गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ गई थी कि गाड़ियां बिकना बंद हो गई थी। 0% या नेगेटिव ग्रोथ। आप रियल नंबर देखिए, इंडस्ट्री को स्टडी कीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर क्या गाड़ियां बिक रही हैं। अब गाड़ियां थोड़ी सी बिकना बेहतर हुई पिछले एक क्वार्टर में, ठीक है, लेकिन वही मेरा सवाल है, अगर 100 यूनिट्स बिक रहे थे और वो यूनिट्स आ गए फर्ज कीजिए 80 पे, और अब वो 80 से 85 हो गए, तो इज दैट रियल ग्रोथ? I mean, this is a question for people to answer. तो यस, शॉर्ट टर्म ग्रुप, अगेन जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो हर महीने ट्रेड करते हैं, हर दिन ट्रेड करते हैं, एक क्वार्टर में पैसे कमाने होते हैं उन्होंने, उनके लिए तो मार्केट स्ट्रेटजी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनके लिए तो मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा, ना ही मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ। जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, वो ग्रोथ में आना चाहते हैं, उनको ये देखना है कि आगे चलते हुए ये जो, मैं अगर सुजुकी का स्टॉक लेना चाहता हूँ या होंडा का या टोयोटा का या और कुछ कंपनीज है या साजगार का आपने नाम लिया, तो इनके प्लान्स क्या है, इनकी ग्रोथ क्या है, इनके टारगेट्स क्या है, इनके प्रोडक्ट्स क्या है, क्या वो मार्केट में आपको नजर आ रहे हैं कि वो ग्रो करेंगे और पब्लिक में उनकी डिमांड होगी और इनकी अर्निंग्स इस तरह आएंगी, तो तभी आप पैसे कमाएंगे। कि तब जब वो कंपनी पैसे कमाएगी, जब वो कंपनी ग्रो करेगी, तो और मार्केट से बेहतर ग्रो करेगी,
तो आप बेहतर पैसे कमाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में एक सेक्टर के अंदर बेहतर कंपनीज को पिक किया जाता है बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल एनालिसिस, कि उनके फंडामेंटल्स बेहतर हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स बेहतर हैं और उनकी अर्निंग्स बेहतर होगी और उनके जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ मल्टीपल वगैरह हैं वो बेहतर होंगे, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके अपना उस कंपनी के आप पार्टनर बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो उसमें सेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि आई स्टिल बिलीव कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और लोगों को अपने पोर्टफोलियोज को बहुत सेफली, और उसमें भी अपना तमाम, अगर किसी के पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने को है और वो 100 के 100 रुपए स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं, तो ये मेरी एडवाइस नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हमने ये देखा है कि जो है वो दूसरे हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हमने देखा है कि मुस्तकिल जो है वो अच्छा फंडामेंटली परफॉर्म करता है और खासतौर पर उसमें ओजीडीसी और पीपीएल है। तो उनमें अब जो है वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो इनके हवाले से क्या व्यू है आपका? जी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑयल प्राइसेस दुनिया में जब गिरी थी कुछ साल पहले, चार एक साल पहले, 3-4 साल पुरानी बात है, ऑयल प्राइसेस आपको याद होगा कि $13-14 पे आ गई थी। $12 कुछ लोगों ने कहा नेगेटिव भी होगी, बट ऑन एवरेज ये $10-20 के दरमियान बैरल आ गई थी और ओजीडीसी का स्टॉक 120 रुपए पे था तकरीबन उस वक्त। नाउ ऑयल प्राइसेस फ्रॉम देयर, फ्रॉम 15 और $20 अ बैरल, वो ऑल द वे $119 अ बैरल तक गई ग्लोबली, और ओजीडीसी का स्टॉक 60 रुपए पे आ गया। तो पहले इसको स्टडी करें कि इसकी क्या रीजन थी, ये क्या हो रहा था मुल्क के अंदर कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी लेकिन ऑयल कंपनीज के स्टॉक नीचे आ रहे थे। तो ये इसकी रीजन, और ऑयल और उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी थी। ओजीडीसी की अर्निंग उस वक्त शायद 20 रुपए पर शेयर से ऊपर थी और स्टॉक 200 रुपए के बजाय 60 पे आ गया था। तो ये क्या रीजन है, फंडामेंटल्स क्या है, इकोनॉमी के क्या हालात थे, एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट बड़ा रोल प्ले करता है, उसके क्या हालात थे। उसके बाद अब तो ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही है, $120 अ बैरल से नीचे आते आते बिटवीन 75 एंड $85 अ बैरल ऑयल प्राइसेस आजकल हैं। तो ये ऑन एवरेज 60-65 के अंदर अगर रहेंगी तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नीचे आएगा दुनिया में, और इससे ऊपर ऑयल प्राइस होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर जो है वेस्टर्न कंट्रीज में शेल गैस जो है वो उसकी वैल्यू बेहतर हो जाती है ऑयल खरीदने से। तो इन एनी केस, कमिंग बैक टू दिस, तो हमें ये देखना है कि जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे एग्रेसिवली, और गवर्नमेंट की जो कंपनीज के स्टेक्स हैं वो ओजीडीसी में है, पीपीएल में है और कुछ कंपनीज में है, तो वो स्टॉक्स ऊपर गए, तो इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट टर्म गेन्स कमाए। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये देखना जरूरी है कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑयल बिजनेस वो क्या है अगले 1-2 सालों में, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे होगा या नहीं होगा। इसी तरह हमने पीआईए को देखा, ठीक है, पीआईए इज अ वेरी हेवीली लॉस मेकिंग एंटिटी, लेकिन उसका स्टॉक 7 रुपए 8 रुपए से उठ के 26, 28, 30 रुपए पे चला गया, फिर शायद 24-25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म रैलीज के अंदर लोगों को ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। यू विल मे बी मेक मनी वंस एंड लूज मनी 3 टाइम्स। तो ये केयरफुल होने की लॉन्ग टर्म अप्रोच, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। देखिए, फिक्स इनकम इस वक्त आपको 20-21% की यील्ड दे रहा है या रिटर्न दे रहा है सालाना, 20-21%। ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। स्टॉक मार्केट कितना दे देगी आपको ऑन एवरेज? अगर आप पिछले 3 साल का उठाएंगे तो आपको फिक्स इनकम बेहतर नजर आएगी। तो हैविंग सेड दैट, आपको अभी भी पोर्टफोलियो में फिक्स इनकम और कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, और उसके लिए एक्सपर्ट्स, और मैंने जैसे कहा, मार्केट में मौजूद हैं। किसी भी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी को फोन करके उनसे बात करके किसी अच्छे लॉन्ग टर्म फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने जो जरूरियात जिंदगी हैं या जो ग्रोथ के साथ आपकी नीड्स हैं एज अ फैमिली, उसको पूरा कर सकते हैं। सही। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल साइड पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं। तो हमने देखा लास्ट वीक जो है ना, एक खबर आई, सुनने में आई कि ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं अभी फिलहाल जो जेल में हैं, तो वो जो है वो चंद दिनों में बाहर आ सकते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ देख रहे हैं आप पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर और मार्केट पर भी बता दिएगा। तो क्या इम्पैक्ट जो है वो इसका आ सकता है अगर वो बाहर आ जाए? देखिए, इंडिविजुअल की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन जो मैंने 2005-6 में आर्टिकल्स लिखे थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस जब तक रहेगा हमारा इकोनॉमी का क्राइसिस रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हर चीज पे हावी है।
और हमने सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया है कि हम सब तमाम कौम शाम को बैठ के न्यूज चैनल्स देखेगी और वो लड़ाइयाँ देखेगी और डिप्रेस होगी और सेंटिमेंट नेगेटिव होगा। मैं उस पर आता हूँ वापस। आई लिव्ड इन द यूएस, 15 साल में रहा। मेरी पूरी तकरीबन फैमिली वहीं रहती है पिछले 30 40 50 सालों से। पॉजिटिविटी, फेथ, आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, आपका फेथ स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी चीज पे आंखें बंद करके यकीन करने को फेथ कहते हैं। तो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कोरिया में, चाइना में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और वहां से क्रिएटिविटी और आपका दिमाग खुलना शुरू होता है। उस दिमाग को एक्सपैंड होने दें, उसको बंद मत करें। ये तो तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं, इन तमाम चीजों को यूथ को इससे निकलना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी है ना, और ये नेगेटिविटी मैं नहीं कह रहा कि उनके हाथ में कोई पावर है, ये टॉप डाउन अप्रोच ही होगी। ऊपर से अगर नेगेटिविटी आ रही है तो पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आई डोंट एक्सपेक्ट आवर यंग पीपल टू कम आउट एंड से कि नहीं हम सब पॉजिटिव हैं, बाकी मुल्क पूरा नेगेटिव है। ये भी नहीं होगा। तो हमें मिलके इसको पॉजिटिव करना है। पॉलिटिकल प्रेशर, अपोजिशन में जो मर्जी हो और गवर्नमेंट में जो मर्जी हो, पॉलिटिकल प्रेशर जब तक रहेगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी और स्ट्रेंथ इन गवर्नमेंट नहीं होगी फॉर पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, तो मुल्क नहीं ठीक हो सकता। ये किसी को भी 3 साल के लिए मुल्क देने से एक कंपनी नहीं बेहतर होती 3 साल में, तो मुल्क कैसे ठीक होगा 3 साल या 4 साल में? कौन सी गवर्नमेंट रही है कंसिस्टेंटली 15 से 20 साल जिसको हम कह सकें कि आपने मुल्क ठीक करना था? ऑन एंड ऑफ रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उन सारों को भी 3 4 4 साल। तो ये ब्लेम गेम से हमें निकलना है। हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो कि ओवर एंड अबव इस सिस्टम के हो और उसको वो गवर्न करे। एक ऐसी कोई टीम हो, जिस तरह चाइना का एक मॉडल है। देखिए, मॉडल्स बहुत सारे हैं, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, आपका इस्लामिक सिस्टम है, निज़ाम तमाम है। आपको चूज करना है। क्या हमारे मुल्क में हमें पता है हमारा निज़ाम क्या है? क्या हमारा तालीम का एक निज़ाम है? क्या हमारा इकोनॉमी का एक निज़ाम है? क्या हमारे नहीं, हमारी पॉलिसीज हर गवर्नमेंट में डिफरेंट होती है। हमें एक निज़ाम चाहिए कि 25 से 35 40 50 साल इस निज़ाम को नहीं छेड़ना और इसी पे चलना है। क्योंकि देखिए, चाइना ने भी तरक्की की है, अमेरिका ने भी तरक्की की है, तो कैपिटलिज्म भी चल रहा है और यहाँ पे आपका सोशलिज्म भी चल रहा है, रशिया भी तरक्की कर रहा है, कम्युनिज्म भी चल रहा है। तो क्या इस्लामिक मुल्क तरक्की नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो इस्लामिक निज़ाम भी चल रहा है। वी नीड टू पिक वन सिस्टम एंड स्टिक टू इट, और उसके मुताबिक पॉलिसीज हमने बनानी है। और जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले वी नीड टू फिक्स द हाउस, वी नीड टू फिक्स द हाउस, पुट इट इन ऑर्डर। हमें ये तमाम जो हमारे बड़े जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, और ये ठीक करने से होंगे। ये IMF की डिक्टेटेड पॉलिसीज और ये शॉर्ट टर्म अप्रोचेस से नहीं होंगे। वी नीड टू क्रिएट थिंग्स फॉर द लॉन्ग रन। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक प्लान होता है, सोशल सिक्योरिटी उसको कहते हैं। वो हर एक इंडिविजुअल उसमें रजिस्टर होता ही होता है। आपकी रिटायरमेंट पे वो सोशल सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं हर इंसान। वो आप उसमें आपकी कटौती होती है और फिर रिटायरमेंट प्लान आपको मिलता है। जब मैं अमेरिका में था, वॉल स्ट्रीट पे 1997 में, तो ये खबर आई कि 2023 में ये फोरकास्ट किया गया है कि ये प्लान बैंकरप्ट हो जाएगा। इतने लोग रिटायर हो चुके होंगे और कम लोग काम वर्कफोर्स में होंगे, तो ये जो इसकी कैलकुलेशन है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो देयरफॉर हमें इस निजाम को ठीक करना है। 1997 में 2023 की फोरकास्टिंग के प्रॉब्लम को उन्होंने ठीक करना शुरू किया। आज वो प्रोग्राम ठीक चल रहा है। तो हम आज 2024 में बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 1997 में हमने ये करना था। बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। तो आज भी अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो 2040 में हम ये कर रहे हो। And I've been seeing it for the last 30 years. तो मैं हर फोरम पे, हर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे ऐसी बातें करता हूँ, और मेरे ख्याल में इट्स अबाउट हाई टाइम कि अब इस मुल्क को ठीक किया जाए। बिल्कुल। सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो नेक्स्ट वीक मंडे का जो है सेशन मार्केट का, तो किस तरीके की जो है वो एक्टिविटी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, और जो है वो कुछ स्टॉक्स के बारे में बता दिए कि कौन से जो स्टॉक्स जो है वो मार्केट को लीड कर सकते हैं। जी, 2 चीजें मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज की। मैं एक एसेट मैनेजर रहा था और अब मैं एक फिनटेक और रिस्क टेक कंपनी चलाता हूँ। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो मैं राय नहीं देना चाहूंगा। लेकिन देखिए, अभी चूंकि IMF का पैकेज कंप्लीट होने वाला है, तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी तो आएगी।
शॉर्ट टर्म चीजें पॉजिटिव होंगी कि IMF का हमें और लोन मिल गया, 7 या 8 या 9 बिलियन डॉलर का प्लान मिल गया, उसके पीछे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फाइनेंसिंग आ जाएगी। क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है या बुरा है? मेरे ख्याल में तमाम आवाम समझ चुकी है कि ये मुल्क के लिए अच्छा तो नहीं है। नहीं है। हमारे जो लोन्स या कर्जे बढ़ रहे हैं, तो उसी वक्त स्टॉक मार्केट में तेजी होना, क्या ये बेहतर है? नहीं, स्टॉक मार्केट में तेजी लोन की वजह से वैसे नहीं होती। वो ये होती है कि वो जो प्रोग्राम के साथ जो फिस्कल डिसिप्लिन आएगा या जो पॉलिसी मेकिंग का डिसिप्लिन डिक्टेटेड होगा बाय द IMF, उस पे स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तेजी करते हैं कि अब कुछ हालात बेहतर होंगे और कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, कुछ एनर्जी क्राइसिस बेहतर होगा, कुछ जो फिस्कल खर्चे हैं जो गवर्नमेंट के वो कम होंगे, पेंशन प्लान ठीक होगा या और कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो या गवर्नमेंट के जो साइज है वो कम किया जाएगा या आगे खर्चे कम किए जाएंगे और बोरोइंग कम की जाएगी। ये तमाम होप्स होती हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। जो तमाम बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको पोर्टफोलियोज में मिलते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स का कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट करें और प्रोफेशनल्स को अपने पोर्टफोलियोज मैनेज करने दें, और 5 साल से कम का होराइजन तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत रखें। जिसको 1 साल या 6 महीने या 3 महीने में पैसे कमाने हैं, उनको ना म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए ना स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। ये तो मेरा बड़ा सिंपल। इस तरह लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे जो बड़ी एसेट क्लास है। जो बंदा रियल एस्टेट की भी फाइल ट्रेड करना चाह रहा है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, आपने देख लिया उन तमाम लोगों ने लॉसेस किए पिछले 2-3 सालों में। तो ये तमाम अप्रोच एज अ नेशन हमें चेंज करने की जरूरत है। हम लोग शॉर्ट टर्म अप्रोच को खत्म करें, 3 महीने 6 महीने को छोड़ दें। हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल की प्लानिंग और पॉलिसी, अगर एक लाइफ एक इंसान को मिली है, एक 70 साल की या 60-70 साल की, और एक फैमिली की लाइफ 30-40 साल की, तो प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म तो प्लान हो ही नहीं सकता। अगर हमने यही प्लानिंग एनर्जी में की होती, IPPs लगाते वक्त की होती, या ये पैसे डॉलर्स में ना फिक्स किया होते, कैपेसिटी पेमेंट्स ना दी होती, या इंपोर्टेड फ्यूल पे हम या इंपोर्टेड कोल पे ना गए होते, तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। और ये पॉलिसी ठीक क्यों नहीं की गई ओवर टाइम? ठीक है, ये तो डेकेड से चल रही है, या कम से कम इस वक्त भी अगर 12 साल पीछे भी चले जाए तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई। तो ये अभी भी ठीक करने की जरूरत है, और बहुत तेजी से ठीक करने की जरूरत है। और एक और जो लास्ट चीज जिसको नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है, मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जो फिस्कल हालात हैं आपके, इन तमाम चीजों के अंदर अगर कोई 2-4 सेक्टर्स या कंपनीज के लॉसेस भी करने पड़ते हैं टू प्रोटेक्ट द नेशन एंड टू ग्रो द नेशन एंड टू एड्रेस द इश्यूज, तो हमें करने चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच सर। आपने जो है वो काफी कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, और काफी जो है वो इंफॉर्मेटिव रही आपकी बातें। तो आगे जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। आगे आने सेशंस में जो है वो होप्स तो आपको फिर जो है वो इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।